हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। ये हमारी इकोनॉमी सीरीज चल रही है और इसका लेक्चर नंबर 29 है। आने वाले जो लेक्चर है इसमें हम प्लानिंग को लेकर चर्चा करेंगे कि जैसे आज वाले लेक्चर में हम प्लानिंग को देखेंगे कितने तरह की होती है, किस तरह से हैं, एट प्रेजेंट प्लानिंग का क्या चल रहा है, शुरुआती दौर में कैसे प्लानिंग की गई जब हम 5 ईयर प्लान्स की चर्चा करते हैं, और आज आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे जो प्लान हैं ये किस तरह के प्लान के अंतर्गत आते हैं। ये टाइप्स को चर्चा करेंगे और इसी तरह से आप नेक्स्ट प्लान में देखेंगे कि प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जब जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी वहाँ पे इनपुट्स दिए, बॉम्बे प्लान हमारा आया, तो ये जो है गांधीयन प्लान, सर्वोदय प्लान, इनको लेंगे और उसके बाद फिर हम 5 ईयर प्लान वाला लेक्चर करेंगे। तो आज हम प्लानिंग की चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सेशन का PDF प्राप्त हो जाएगा। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जो मेरी फ्री क्लासेस हैं उसके लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिलती है काफ़ी सारी फ्री क्लासेस, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज है, क्रैक प्रीलिम्स MCQ सीरीज है, अभी चल रही है, वो आप देख सकते हैं, जिसके लिंक आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर UPSC प्रिपरेशन। अनअकैडमी पे अभी आपका 20% ये डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट द मैक्सिमम एडवांटेज। मेंस मेंटरशिप है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं, और मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जा सकते हैं। और ये जो मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज है ये लाइट सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा जब आप सब्सक्रिप्शन लिंक पे क्लिक करेंगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ये लाइट सब्सक्रिप्शन के नाम से आपको मिल जाता है। देखिए, प्लानिंग को लेके काफ़ी सारी डेफिनेशन दी जाती हैं अलग अलग, और इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो प्लानिंग क्या है, क्यों हम करते हैं। तो अगर हम अपना डेली रूटीन देखें, अगर हम किसी दिन को प्लान करते हैं तो हमारा आउटपुट बहुत अच्छा रहता है। एक दिन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्लान नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, या हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। फाइन, कभी इधर जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वहाँ पे चले गए, प्रायोरिटी हमारी कुछ और थी। और इसी तरह से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, हमारे करियर के पर्सपेक्टिव से, प्रोफेशनल लाइफ है, तो वहाँ पे भी हम प्लानिंग करते हैं, हम एक गोल सेट करते हैं, है ना। जैसे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, इतने समय में क्रैक करना है, ठीक है, टाइम लिमिट वहाँ पे रहती है, कैसे क्रैक करना है। सो यू शुड बी हैविंग अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, और फिर उसका आता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो ये जिस तरीके से हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम देखते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा, कैसे रिसोर्स का लोकेशन होगा। फाइन, ये, और अगर प्लानिंग कमीशन की चर्चा करें, और आप देखेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो 5 ईयर प्लान्स का बहुत बड़ा वहाँ पे रोल है। अभी कुछ साल पहले ही प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने 2015 में। तो अभी तक तो आपका प्लानिंग मतलब काफ़ी समय तक तो प्लानिंग कमीशन ही चला। प्लानिंग कमीशन यहाँ पे कहता है कि प्लानिंग जो है यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, और फिर ये जो गोल है यही आपकी पॉलिसी को यहाँ पे डिसाइड करेगा। डेफिनेटली यू शुड बी हैविंग ए स्ट्रैटेजी टू अचीव दीज गोल्स। आपने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि हाँ, क्वांटिफिएबल टारगेट्स होते हैं, इतने % की ग्रोथ रहेगी, है ना, इतने किलोमीटर रोड बनाए जाएंगे, या ये इतना एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट करेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ये प्लानिंग का है। और कैरेक्टरिस्टिक अगर हम प्लानिंग की देखें तो जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे, वेल डिफाइंड गोल होंगे, ये तो बहुत ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आपका कोई पर्पस नहीं है प्लानिंग करने का। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस टू अचीव सम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये प्रोसेस है कंटिन्यूस, क्योंकि जब तक आपके पास में गोल्स हैं तो आप यहाँ पे प्लान करेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस हियर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के अंदर आप क्या करोगे, वेस्टेज जो है ये यहाँ पे कम हो रहा है, और आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनका। और इसीलिए हमने देखा कि शुरुआती दौर में जब एनवायरनमेंट पे इतना फोकस नहीं था, और रिसोर्सेज के मैक्सिमाइजेशन पे फोकस था, तो रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन के दौरान हमने देखा कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी का इशू हो गया है। मतलब इतनी तेज़ी से हम उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कि आने वाली जनरेशन को पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ। फिर हमने देखा कि एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को लेके जब इश्यूज उठे, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इकोनॉमिक प्रोसेस, इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी का कंपोनेंट ऐड किया गया, और आज ये एक वन ऑफ द मेजर थीम है।
आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनाउंस किए गए, उसके रूप में देख लें, या जो भी है एक मेजर थीम के रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इस पे फोकस किया जाता है, तो प्लानिंग प्रोसेस का भी ये पार्ट रहेगा सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्लानिंग के अंदर ये भी डिसाइड होता है कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम हमें फ़ायदा हो इस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास में लिमिटेड है, फाइनाइट है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और इकोनॉमिक्स डील करता है इन्हीं फाइनाइट लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरह से अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस में ये भी डिसीजन लिया जाएगा कि रिसोर्सेज जो हैं चाहे फिजिकल हों या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हों, इन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करेंगे, मतलब हमारे इंडिजीनियस रिसोर्सेज होंगे या फिर हम बाहर से भी कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे लेंगे। तो ये चीज़ भी प्लानिंग का एक पार्ट है। और जैसे जैसे सिचुएशन आपकी चेंज होती है, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज होती है, जैसे हम ग्लोबल अभी देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन है, तो बाहर के रिसोर्सेज का यूज़ भी बढ़ रहा है। फिर देखेंगे प्रोटेक्शनिज्म टेंडेंसीज बढ़ रही हैं कोविड के बाद, या फिर ट्रम्प एरा में देखते हैं तो इंडिजीनियस रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जहाँ तक हम प्लानिंग को देखें, प्लानिंग को एज अ टूल एक्सेप्ट कर लिया गया 50s के बाद, काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा, जिसके अंदर गवर्नमेंट्स ने पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ किया गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यूज़ किया गया हो, चाहे सोशल हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है रेल है, रोड है, आपके पोर्ट्स हैं, ओके, यू हैव दैट एक्सप्रेस वेज, एयरपोर्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। दूसरी तरफ है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने का ही प्रयास कर रही हैं। अगर हमारे पास वर्कफोर्स है, हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो फोकस किया गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, जहाँ से टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग चर्चा में आया। फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और बजट इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हम देखते हैं बजट में किस तरह से प्लान किया जाता है। सरकार बताती है कि हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर, जैसे मान लीजिए 100 रुपया खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट बोलेगी यहाँ पे इतना पैसा, यहाँ पे इतना, इस तरह से सारा अपना होता है। प्लानिंग है तो एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो रिसिप्ट्स, मतलब पैसा लाओगे कहाँ से, तो सरकार बताएगी यहाँ से इतना पैसा आएगा, टैक्स से इतना आएगा, उधार इतना लेंगे, तो ऐसा करके हम 100 रुपये ये पूरा लाएंगे। तो अगेन ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट। और इसी तरह से हम देखते हैं चाहे बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, अलग अलग प्लानिंग्स चर्चा में आती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्लानिंग हो, इंडस्ट्रियल प्लानिंग हो, छोटे लेवल पे देखेंगे हाउस प्लानिंग, रोड प्लानिंग, एट्सेट्रा। ओरिजिन यहाँ पे देखें तो देखिए सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यूएसए जो कि जिसने कमांड इकोनॉमी को मतलब फॉलो नहीं किया, तो यूएसए का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वहाँ पे रीजनल प्लानिंग इन्होंने स्टार्ट किया, और वहीं से आपकी ये जो प्रॉपर प्लानिंग है इसकी शुरुआत मानी जाती है। यूएसए में टेनेसी वैली जो अथॉरिटी है, इसको सेटअप किया गया 1916 में, और ये जो पूरी रिवर वैली थी इसको प्लान किया इन्होंने, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारी फ्लड आती थी ना, बाढ़ आ रही है, आसपास का एरिया डैमेज हो रहा है, क्रॉप्स को नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम फ्लड को कंट्रोल करके डिज़ास्टर को मैनेज करें, और यही जो पानी है इसका यूज़ करके क्यों ना इससे पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाए, आसपास के एरिया के अंदर अर्बन प्लानिंग की जाए, इंडस्ट्री को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। और इसी तरह से डिफरेंट जो एस्पेक्ट है अपने आप यहाँ पे ऐड होने लग गए, फ्लड कंट्रोल, सॉइल कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ये एक रीजन पे फोकस कर रहा है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा इसका एक्सपेरिमेंट। काफ़ी सारे देशों ने इसको अडॉप्ट किया। अगर इंडिया की चर्चा करें तो भारत का जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, DVC, क्योंकि दामोदर वैली भी फ्लड प्रोन आपकी है, और इसको इसी की तर्ज पे, ये जो अभी हमने टेनेसी वैली वाला कॉन्सेप्ट देखा है, उसी की तर्ज पे 1948 के अंदर यहाँ पे हमने ये मल्टीपर्पस, भारत का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट हमने लिया, और कुछ हद तक ये सक्सेसफुल रहा, स्पेशली फ्लड कंट्रोल को देखा जाए, पावर जनरेशन को देखा जाए, और पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए हमने इसको फोकस किया। इसी तरह से घाना का वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट है, ये भी एक तरह का रीजनल प्लानिंग का एग्जाम्पल है। फिर आता है कॉन्सेप्ट नेशनल प्लानिंग का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के टाइम पे हम रेलेवेंट मतलब देख भी सकते हैं, तो लिंक भी कर सकते हैं। नेशनल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो उस टाइम पे सोवियत संघ था, USSR था, उसने यहाँ पे अडॉप्ट किया, और रशियन रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो चुका था,
और यहाँ पे इनका फोकस यही था कि अगर हमें मतलब सभी का वेलफेयर करना है तो सब कुछ चीज़ें स्टेट के हाथ में रहेगी, तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था। और फिर इन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस कम है, मतलब जिस तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं है। और इसलिए जोसेफ स्टालिन ने क्या किया, सेंट्रल प्लानिंग की पॉलिसी को अनाउंस किया। और पूरे विश्व में आप देखोगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे सामने बनता है 1928। जिन पंचवर्षीय योजनाओं की हम चर्चा करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है 1928 से 33 में रशिया की तरफ से। फाइन। और इन्होंने ये दिया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से इसको दिया। और यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे हमें मिलता है इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नेशनल लेवल पे जो इंट्रोड्यूस हुआ है। फर्स्ट सोवियत प्लान में हम देखेंगे हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस है, तो यही चीज़ इंडिया ने भी फॉलो किया, क्योंकि इंडिया काफ़ी इंस्पायर्ड था और इंडिया ने एक तरह से सोशलिस्ट मॉडल ही फॉलो किया था। अगर आप देखेंगे सोशलिस्ट मॉडल तो बिल्कुल रशिया की तर्ज पे तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप था। तो ऑनरशिप तो प्रोवाइड की गई, लेकिन पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, मैक्सिमम कंट्रोल स्टेट ने अपने हाथ में रखा। और मार्केट फोर्सेस तो अलाउ तो किए, लेकिन लिमिटेड लेवल पे। इसलिए हम कहते हैं इंडिया का जो था ये सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आप पढ़ेंगे इसको, पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यहाँ पे आपका रहेगा। तो फिर हम देखते हैं इसी का प्योर फॉर्म आगे, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, मतलब इसको पूरी तरह से लागू करना, मार्केट वगैरह को अलाउ नहीं करेंगे, पूरी तरह से सारा कंट्रोल स्टेट के हाथ में रहेगा, लेबर फोर्सेज एक्सेट्रा वो भी स्टेट के हाथ में रहेंगी। तो इसको प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर अप्लाई यहाँ पे किया चाइना ने जो मॉडल फॉलो किया था ये कम्युनिज्म वाला था। प्रीवियस लेक्चर में हमने चर्चा की थी कैसे जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, ये सब आपके रहेंगे। प्लानिंग के प्रकारों की अगर चर्चा करें तो 2 मेजर टाइप्स यहाँ पे हमारे सामने आते हैं, वैसे और भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें है आपका इंडिकेटिव और इम्पीरेटिव। फाइन। इम्पीरेटिव और इंडिकेटिव, अगेन ये डिपेंड करेगा किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, उसी तरह की आपकी प्लानिंग रहेगी। अगर आपका कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है, कमांड इकोनॉमी है, जो आपकी रशिया की रही, चाइना की रही, जहाँ पे स्टेट ही हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो हम देखेंगे इम्पीरेटिव प्लानिंग ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, स्टेट इकोनॉमी, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह की इकोनॉमीज़ जहाँ पे हर चीज़ स्टेट के हाथ में है और वो पूरा कंट्रोल करके चल रहे हैं, इम्पीरेटिव प्लानिंग का ये मॉडल है। डायरेक्टिव और टारगेट प्लानिंग यहाँ पे रहती हैं, और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि आपके क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं, ग्रोथ को लेके इतने % ग्रोथ है, इतने किलोमीटर आपका रोड बनेगा, इस तरीके से। तो ये क्वांटिटेटिव टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड एज स्टेट कंट्रोल द ऑनरशिप राइट्स ओवर द रिसोर्सेज, और इसलिए ये प्लान जो आप डिसाइड कर रहे हो वो पॉसिबल भी है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपके पास में कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल है। ये उसी तरह से है, मान लीजिए आपको कहा जाए कि ये जो कार है इसको आपको इस डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, लेकिन आप ड्राइवर सीट पे हो ही नहीं, है ना। तो हाउ डू यू सपोज टू, आई मीन, टेक दैट पर्टिकुलर कार टू ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन व्हेन यू डू नॉट हैव अ कंट्रोल और दैट पर्टिकुलर थिंग जो कि ज़रूरी है वहाँ पहुँचने के लिए। तो स्टेट का कंट्रोल था, इसलिए पॉसिबल भी हो पाया और शुरुआती दौर में इनको सक्सेस भी मिलती है। ऑलमोस्ट नो रोल ऑफ द मार्केट, नो प्राइस मैकेनिज्म, ये बिल्कुल करेक्टरिस्टिक फीचर है जहाँ तक हम बात करें कमांड इकोनॉमीज़ का, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो इकोनॉमी है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, केवल स्टेट का ही इकोनॉमिक रोल है। अब इसमें जो वेरिएशन है वो क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज है उसकी कलेक्टिव ऑनरशिप है। तो सोशलिज्म में भी सारी ऑनरशिप स्टेट के पास ही रहेगी ऑलमोस्ट, लेबर की नहीं रहेगी, एक्सेप्ट लेबर की के ऊपर पूरा कंट्रोल चाइना के अंदर कम्युनिस्ट सिस्टम में लेबर पे भी पूरा कंट्रोल है। जैसा हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी सोशलिस्ट सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है, और आप जब पूरी तरह से नॉन मार्केट इकोनॉमी को अप्लाई कर रहे हो प्योरेस्ट फॉर्म में, वो कम्युनिस्ट सिस्टम है। यहीं पे अगर हम आगे चलें तो इस मॉडल को हम देखते हैं कि रशिया ने अडॉप्ट किया, फिर चाइना यहाँ पे जो है अडॉप्ट करता है, और ये मॉडल अपने पीक पे पहुँचता है 60s के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और यही हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे जब ये चैलेंजेस फेस करते हैं कंट्रीज़, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि आपको सरप्लस कैपिटल नहीं मिल रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, कंपटीशन इज़ नॉट देयर, तो काफ़ी सारी समस्याएं इनको आना स्टार्ट हुई। इसलिए चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट की और मार्केट फोर्सेस की तरफ ही मूव किया। तो मार्केट सोशलिज्म यहाँ पे चाइना ने फॉलो करना स्टार्ट किया। यही चीज़ सोवियत संघ के द्वारा भी की गई, जिसमें हम देखते हैं प्रेस्टोइका या ग्लासनोस्ट के जो रिफॉर्म हैं, इनके अंदर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए, और कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म यही थे कि लिबरलाइज किया जाएगा, मार्केट फोर्सेस का रोल बढ़ाया जाएगा।
तो अभी हम देखें एट प्रेजेंट तो कोई भी कंट्री जो है इम्पीरेटिव प्लानिंग के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि 80s के बाद में जो चाइना या फिर रशिया जो है आज के तारीख में, ये सभी जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में इंडिकेटिव प्लानिंग इज देयर। इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर कुछ चेंजेस रहेंगे, जैसे जनरली उससे अगर जो ये कंट्रीज़ हैं, रशिया है, चाइना है, जब ये देखा गया कि ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस इनको मिली, ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाने लगा। तो यहाँ पे ये जो प्लानिंग का आइडिया है इसने काफ़ी डेमोक्रेटिक जो सेटअप वाले कंट्रीज़ हैं उनको भी अट्रैक्ट किया। इन्होंने भी देखा क्यों ना हम भी प्लान करके आगे बढ़ें। और यहाँ पे ये जो इंडिकेटिव प्लानिंग है ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर फॉलो की जा रही है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल हैं जहाँ पे आप देखोगे केवल एक का रोल नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि मार्केट का ही रोल है। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल मतलब मार्केट भी है और स्टेट भी है। न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव टारगेट भी ये रखेंगे, डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं। इंडिकेटिव नेचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यहाँ पे रहेगी टू एनकरेज द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। कब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, स्टेट का क्या रोल है, ये सब चीज़ें। फ्रांस, जापान जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी सक्सेस के साथ इसको अप्लाई किया और आज बहुत सारे जो देश हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है वहाँ पे इंडिकेटिव प्लानिंग को फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी एक आता है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म जो गोल हैं उस पर आप फोकस कर रहे हो। लॉन्ग टर्म के लिए फीडबैक पे आप फोकस कर रहे हो ना, फीडबैक पे आप फोकस कर रहे हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप गोल्स यहाँ पे बना रहे हो, मतलब बहुत लंबे समय के लिए प्लान बना रहे हो। पर्सपेक्टिव प्लानिंग इज दैट पार्ट। आगे अगर हम देखें तो और क्लासिफिकेशन किए जाते हैं और यहाँ पे ये दो प्लानिंग सिस्टम हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या है? वैल्यू न्यूट्रल है। वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच है। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं, जैसे आप देखोगे कोई भी सोसाइटी है वहाँ पे काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट है, क्रीड है, लिंग्विस्टिक है, उनका वैल्यू सिस्टम है, हर चीज़ है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उससे हमें मतलब नहीं है, हम जो है यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के वो सबके लिए समान होंगे। तो ये जो सिस्टम अप्रोच है ये शुरुआती दौर में सबको अट्रैक्ट किया क्योंकि जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें कैसे हम आगे बढ़ें, ये चैलेंज था, है ना, क्योंकि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, ढंग से आगे लेके चलना, प्लान करना, तो ये चीज़ें मुश्किल थी। इसलिए इंडिया जैसी कंट्री में और काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ ज़्यादा है उनके लिए ये परफेक्ट स्ट्रेटजी मानी गई सिस्टम्स अप्रोच। लेकिन हमने देखा कि प्लान तो बन जाता था, प्लान बन गया है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर दिक्कत आती है। इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आ रही है? आपने प्लान बना दिया लेकिन आपका वैल्यू न्यूट्रल है। वैल्यू न्यूट्रल है तो लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और कनेक्ट जब तक लोग नहीं करेंगे तो लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लोगों का पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन वॉन्ट बी देयर। जन भागीदारी जिसकी आज चर्चा की जाती है, जो कि वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है, वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है गुड गवर्नेंस का। जब तक जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं है तो आपका इम्प्लीमेंटेशन, आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा। और यही चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए जो नॉर्मेटिव प्लानिंग है इसने अपील पकड़ी और मतलब इसने अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया पॉलिसी मेकर को। इवन इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे आप देखोगे 2011 के आसपास में नॉर्मेटिव प्लानिंग पे फोकस आ जाता है। नॉर्मेटिव प्लानिंग क्या है? ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, ये वैल्यूज़ पे चर्चा करेगी, है ना, जिससे कि लोग कनेक्ट कर पाएँ, है ना, जिससे लोग कनेक्ट कर पाएँ, वहाँ पे इन्वॉल्व हो पाएँ। जैसे हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये स्वदेशी की बात करता है, आत्मनिर्भरता की बात करता है, सेल्फ रिलायंस की बात करता है, सेल्फ रिलायंस की बात करता है, ठीक है। स्वदेशी पे ये इसका फोकस हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर आप बनाइए और भारत को मजबूत बनाने की बात की जा रही है। डिपेंडेंस हम कम करना चाह रहे हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं क्रिटिकल एरियाज़ के अंदर। तो यहाँ पे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। इन सिमिलर फैशन यू विल सी वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम, चाहे स्वच्छ भारत आपका प्रोग्राम बनाया गया, वहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव। लोग किन चीज़ों से उसको लिंक कर पा रहे हैं ना, उनके सोशल एस्पेक्ट क्या हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यू सिस्टम है, उन सब से लिंक किया जा रहा है पॉलिसी को बनाने में भी और उसके फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देखिए, क्लियर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको लिंक कर सकते हो। ये जो वैल्यू मतलब बेस्ड जो प्लानिंग सिस्टम है, नॉर्मेटिव प्लानिंग, ये कहीं ना कहीं जो बिहेवियरल अप्रोच है उसको चर्चा में ला रहा है, मतलब उसको कंसिडर कर रहा है और लोगों को यहाँ पे उनका बिहेवियर चेंज किया जा सके, बेहतर रिजल्ट पाए जा सकें, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर्स। इसका ये जो लेक्चर है इसका PDF आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा
अनअकैडमी से आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। एंड अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की अगर हम चर्चा करें तो ये आपके लिए जीएस और सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जीएस के साथ में सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके लिए आप जा सकते हैं, यूज़ द कोड RB Live टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन हियर। और अगर केवल जीएस की हम चर्चा करें तो ये केवल जीएस का आपका सब्सक्रिप्शन है, और ये आइकॉनिक की फ़ीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक पे काफ़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं, जैसे लाइव मेंटरशिप है, पर्सनल कोच हैं। नए बैचेस आपके 29 जून से स्टार्ट है, जिनमें आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं अपना, और केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के यहाँ पे प्लान्स हैं। ऑप्शनल काफ़ी सारे नए स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रेश आप स्टार्ट करके आगे जा सकते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए आपके अलग से टीम बनी हुई है। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है। हर संडे आपका मेगा कॉम्बैट, ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉम्बैट के नाम से। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, यूज़ द अनलॉक कोड RB Live, और यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको में भी हेल्प मिलेगी। प्राइसेस आप जीत सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मैकबुक, आईपैड, मोबाइल वगैरह। आर्टिकुलेट मैगजीन भी आप ले सकते हैं। पाथ फाइंडर की जो टेस्ट सीरीज है हर सैटरडे शाम को 5 बजे, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।